हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूं वो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे, किस तरीके से हैंडल होंगे। इसी के साथ में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्लेलिस्ट इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ना हो या आपको ये चैप्टर अभी तक समझ में ना आया हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो आप प्लेलिस्ट जरूर देख लें। उस प्लेलिस्ट में डिटेल्ड में बताया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, साथ में सारे एग्जांपल्स, हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं वो प्लेलिस्ट आपकी मदद करेगी बोर्ड प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली। ओके, अलजेब्रिकली का मतलब है आपको अलजेब्रा की मदद से सॉल्व करना है, ग्राफ यूज नहीं करना। आपको पहली इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 30x + 44y = 10। दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दी है 40x + 55y = 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पहले गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं। गिवन में आपको दिया है 30x + 44y = 10 एंड 40x + 55y = 13। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए हम ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो पेयर है, इसको सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड कब यूजफुल है? एलिमिनेशन मेथड यूजफुल है जब किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए, कोई एक कोफिशिएंट सेम हो जाए, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब यहाँ पर आप x देख रहे हो, x एक वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट सेम नहीं है, y की भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम किसी एक कोफिशिएंट को सेम करेंगे। देखिए कैसे, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 120x, और ये भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये भी 120, तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 120x, ये हो जाएगा 16, 176y, ये हो जाएगा 40। ऐसे ही मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखिए इक्वेशन 2 लिखा पहले 40x + 55y = 13, 3 से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड किया, 3 से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड किया, ये हो गया 120x, और ये हो जाएगा 15, एक गया कैरी 16y = 39। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखिए, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है, और x एक वेरिएबल और x का कोफिशिएंट सेम हो गया, इधर भी 120 इधर भी 120। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग हमें कुछ ऐसा करना होता है, सब्ट्रैक्ट या एडिशन में से कोई एक, जिससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, इसीलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये x एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इक्वेशन 3 लिखी = 40, फिर इक्वेशन 4 लिखा 120x + 165y = 39, और सब्ट्रैक्ट तब हम करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो कैंसिल हो गए। 176 में से 165 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 5 और 11y, और ये आ गया 1, y की वैल्यू आ गई 1/11। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से काम करता है,
तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से आप यूज कर सकते हो उन स्टेप को फॉलो करके। तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट y इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करा 30x प्लस 44, y की जगह 1/11 इक्वल टू 10। 30x प्लस ये कैंसल आउट होके हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 4, ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। 30x इक्वल टू 10 माइनस 4, 30x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6/30, 6 से कैंसिल करा, x की वैल्यू हो गई 1/5। तो हमारा आंसर आ गया, x और y की वैल्यू निकालनी होती है, हेंस x इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू 1/11। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन रेशियो 9:7 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे आर इन रेशियो 4:3 इफ ईच सेव्ड 5,000 express the given situation algebraically as a system of linear equation in two variables, hence find their respective monthly incomes। ओके, देखिए आपको दो आदमी के इनकम का रेशियो दिया है 9:7 और उन्हीं दोनों आदमी के खर्चों का जो मंथ में खर्चे हो रहे हैं, मंथली एक्सपेंडिचर, उनका भी रेशियो दिया है। वो रेशियो क्या है? 4:3। अगर हर आदमी 5,000 रुपीज सेव करता है तो ये जो सिचुएशन है इसको आपको एक्सप्रेस करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, पहला पार्ट। दूसरा आपको उनकी मंथली इनकम भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो सवाल करते हैं लेट, पहले आपको इनकम नहीं पता तो इनकम मान लेते हैं, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की इनकम को मान लेते हैं 9x। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन की इनकम क्या मान लेते हैं? 7x। आप चेक भी कर सकते हो दोनों इनकम की रेशियो क्या था? 9:7। और अगर मैं इस इनकम का रेशियो लूंगा तो भी x कैंसिल हो जाएगा, 9:7 ही आ जाएगा। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3, तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी का जो एक्सपेंडिचर है वो मान लेते हैं 4y। ऐसे ही एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है उसको मान लेते हैं 3y। अब देखते हैं, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपने जितना खर्च करा और जितना बच गया वो मिला के आती है इनकम। तो अगर आप इनकम में से खर्चा घटा लोगे तो सेविंग आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। इनकम जितने आपको मिले, जितना आपने कमाया, एक्सपेंडिचर जितना खर्च कर दिया, कमाया कुल में से खर्च कर दिया, घटाओगे तो सेविंग आएगा कितना बचा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर फर्स्ट पर्सन पहले आदमी की इनकम कितनी थी? इनकम थी 9x। एक्सपेंडिचर कितना था? एक्सपेंडिचर था 4y। और सेविंग कितनी थी? सेविंग थी 5,000 रुपीज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। ऐसे ही फॉर सेकंड पर्सन की इनकम कितनी मानी हमने? 7x। एक्सपेंडिचर कितना था उसका? 3y। और सेविंग कितनी थी? सेविंग सेम थी, ईच लिखा है ना, ईच सेव्ड, तो ये हो गया 5,000। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, आप पहला पार्ट ये था
कि आपको जो दी गई सिचुएशन है उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, तो हमने कर दिया। ये दो है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई जिनमें टू वेरिएबल्स हैं, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब हमें इनकी मंथली इनकम निकालनी है। तो देखिए ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इन्हें सॉल्व करना है। तो कई तरीके हैं सॉल्व करने के। हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, हम चाहे तो ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं, हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं यहाँ पर। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो मैं y को चुनता हूँ, y का कोफिशिएंट में सेम करूंगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 12 बन जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, y का कोफिशिएंट फिर से 12 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो देखिए इक्वेशन 1 3 से मल्टीप्लाई होगी, 9x माइनस 4y इक्वल टू 3 इंटू 5000। तो ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा माइनस 12y, ये हो जाएगा 15,000। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको करूंगा मैं 4 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 7x माइनस 3y, और राइट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 28x, ये हो जाएगा 12y, ये हो जाएगा 20,000। अब ये जो नई इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन 3 और इस वाली को इक्वेशन 4 मान लीजिए। मैंने एलिमिनेशन मेथड इसलिए चुना क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन भी एलिमिनेशन मेथड से ही कराया था, तो आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा कि एलिमिनेशन मेथड आप बार बार यूज होते हुए देखोगे तो किस तरीके से यूज करना है। अब देखिए इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कटेगा नहीं, ये जो y है ये तो एलिमिनेट होगा नहीं, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 घटानी है। मैंने इक्वेशन 3 क्यों चुनी, क्योंकि इक्वेशन 3 में देखिए छोटा है कांस्टेंट है और यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, तो माइनस की दिक्कत ना हो। वैसे कोई भी कर सकते हो आप, सेम आंसर आएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 को ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करनी है, और जो सब्ट्रैक्ट होगी वो नीचे लिखी जाएगी। 27x माइनस 12y इक्वल टू 15,000। अब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। ये 28 में से 27 गया, 1x आ गया, 1x लिख लीजिए, x लिख लीजिए, एक ही बात है। ये है माइनस का 12y, ये है प्लस का 12y। अब नीचे वाला साइन देख रहे हैं कि साइन चेंज हो चुका है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 20,000 में से 15,000 गया तो ये आ जाएगा 5,000। तो x की वैल्यू आ गई 5,000। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा मैंने क्यों चुना कि मैं y का कोफिशिएंट सेम करूंगा। x का भी तो मैं चुन सकता था, मैं चाहता तो इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये बन जाता 63x, और इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये भी 63x। तो x कैंसिल आउट हो जाता, पर मुझे निकालनी थी मंथली इनकम, ना कि मुझे एक्सपेंडिचर निकालना था। इनकम निकालने के लिए मुझे x चाहिए था, इसीलिए मैंने y के कोफिशिएंट को सेम करा ताकि y एलिमिनेट हो जाए, x बच जाए। आप चाहो x के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो, फिर y की वैल्यू निकलेगी, फिर आपको y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अगर ऐसे शुरू से ही सोच के चलोगे तो आप थोड़ा बहुत टाइम बचा सकते हो। बोर्ड में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो x की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम्स। तो देखिए इनकम ऑफ पर्सन ए या इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैंने फर्स्ट पर्सन के नाम से मान रखा है। फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी थी, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x, मतलब 9 इंटू x, और x की वैल्यू क्या आई है 5,000, तो ये हो जाएगी 45,000 रुपीज। ऐसे ही इनकम ऑफ सेकंड पर्सन की इनकम कितनी थी, सेकंड पर्सन की इनकम थी 7x का मतलब होता है 7 इंटू x, 7 इंटू x 7, और x की वैल्यू रखा
1000 तो ये आ जाएगा 35,000 रुपीज। तो देखिए फर्स्ट पर्सन की भी इनकम निकल गई 45,000, सेकंड पर्सन की भी इनकम निकल गई, सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है 35,000। ये इतना ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली। ओके, आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ का यूज नहीं करना। पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 37x + 63y = 137, और दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 63x + 37y = 163। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ये होता है सॉल्व करने का मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन में लिख लेता है। गिवन में आपको दिया है 37x + 63y = 137, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा दिया है 63x + 37y = 163, इसको इक्वेशन 2 मान लेता है। अब देखिए जैसे हमने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करी थी, सेम टू सेम वैसे ही ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। कौन सा तरीका यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। या मैंने यहां पर भी दो इक्वेशन बनाई थी, एक बना था 9x - 4y = 5000, एक बना था 7x - 3y = 5000। तो आप फिर से एलिमिनेशन मेथड जैसे मैंने इन दोनों में लगाया वैसे इसमें भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा अलग तरीका बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड लगाओगे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। पहले आप अगर x का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हो तो आप 63 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, फिर तो जो भी आएगा फिर 37 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन से करोगे तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 37 है, 63 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट काफी बड़ा आएगा। इससे एक आसान तरीका बताता हूँ, ये आपको तब यूज करना है सब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो। जैसे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 37, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 37, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 63, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 63। चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, जैसे मैंने ये दो सवाल करे। पर कभी अगर ऐसा हो तो एक तरीका और दिखला रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड ही है पर उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होती है। वो तरीका क्या है, एक तरफ दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, एक तरफ दोनों इक्वेशन को घटा दो। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 37x + 63y = 137, 63x + 37y = 163। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया। ऐड में तो साइन चेंज नहीं होते, ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100y, ये हो जाएगा 300। 100 कॉमन लिया, x + y = 300 और 100 से डिवाइड कर दिया, x + y = 300/100, 0 से 0 कैंसिल हुए, x + y आ गया 3। इस इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन 3। ऐसे ही एक बार घटा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा रहा हूं। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा रहा हूं। आप चाहो तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 भी घटा सकते हो इक्वेशन 2 में से, वो आपकी चॉइस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 घटानी है 2 में से, तो पहले 2 लिखते हैं, 37y = 163, और इक्वेशन 1 घटानी है तो इक्वेशन 1। आप चाहो तो इक्वेशन 2 को भी इक्वेशन 1 में से घटा सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज हो जाता है। ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, एक बोरो इससे लिया 13, यहां से बचा 4 और 5 - 3, क्योंकि एक इसे दे दिया था बोरो तो 5 बचा, 5 - 3 2, तो 24x, ये आ जाएगा माइनस का 24y, ये आ जाएगा एक बोरो इससे लिया 4 और ये आ जाएगा 24। अब 24 ले लिया कॉमन, x - y = 24 और 24 से कर दिया डिवाइड, x - y = 24/24, कैंसल आउट करके 1। इसको मान लेते हैं x - y = 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखिए, अब अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं एक बार फिर से तो आसानी से x और y निकल जाएंगे। आप चाहो तो पहले भी एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे, पर मैं 2 बार ये तरीका करके दिखला चुका था, तो मैंने बताया कुछ नया। वो कुछ नया तभी लगेगा तब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, जो x का कोफिशिएंट था वो y का बन जाए, जो y का कोफिशिएंट था वो x का बन जाए। तो
तो आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ना ज़्यादा फंसो, इसलिए ये तरीका यूजफुल है। तो अब देखिए, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, y हट जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4। मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐड करने से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है। तो ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 4। अब इधर देखिए, x की वैल्यू आ गई 4/2, कैंसिल आउट करके 2, x की वैल्यू 2। अब 2 किसी में भी पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन 3 में। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में x की जगह 2 पुट करा, x की जगह 2, y अननोन है, y ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। तो आपको x और y निकालना होता, x और y निकल गया। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इससे कैलकुलेशन इजी हो गई। अगर आप यहीं पर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपको कोफिशिएंट सम करने के लिए 63 को 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 63 को 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 63 को 137 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 37 का भी मल्टीप्लाई करोगे इन सबसे, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो अगर कभी भी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो तो ये तरीका भी यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। सबसे पहले आपको चेक करना है ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व ग्राफिकली। अभी तक हमने जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करी है वो अलजेब्रिकली सॉल्व करी थी, ग्राफ का यूज नहीं करा था। पर ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ग्राफिकली का मतलब है हम एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ऐसा कोई भी मेथड यूज नहीं करेंगे, ग्राफ की मदद से फाइंड आउट करना है x एंड y। ओके, तो गिवन में देखिए दो इक्वेशन दी है, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर करा है तो आपको पता होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। हम इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, x प्लस 3y, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए तो 6 इधर आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0। ऐसे ही ये हो जाएगा, पहले x वाला टर्म लिखना है तो -2x पहले लिखा, फिर y वाला टर्म लिखना है तो फिर 3y, आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और ये -12 है, इधर आके हो जाएगा +12, लेफ्ट हैंड साइड में आके +12 हो गया क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 रखना है। अब a1 होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1। b1 होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3। c1 होता है पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, जो ना x का कोफिशिएंट है ना y का कोफिशिएंट है, तो ये है -6, ये आपको दिया हुआ है -6। अब देखिए a2 होता है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -2 है, b2 दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, c2 दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो 12 है। तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता लग गए। अब हम इनका रेशियो चेक करेंगे, a1 बाई a2 1 बाई -2, तो ये हो गया -1/2, b1 बाई b2 3 बाई 3, ये कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा 1। तो देखिए इक्वल नहीं है, हम कह सकते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन तो है, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, इस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन है, पर अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी होता तो भी इसे कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। तो सिस्टम इज सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमें इसे सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो देखिए पहली इक्वेशन के लिए टेबल बनाता है x वर्सेस y टेबल, तो वो कैसे बनाई जाती है। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा, देखिए यहां पर करता हूं, पुट x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6, और y की वैल्यू आ जाएगी 6/3, y की वैल्यू आ जाएगी 2। इस बार y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 0, तो x बराबर x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो ये तो 0 ही हो गया, x प्लस 0 इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आ गई 6, तो x की वैल्यू 6 आई है जब हमने y 0 पुट करा।
तो इसकी तो हमने टेबल बना दी। मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ। ये किसके लिए है? ये है x प्लस 3y इक्वल टू 6 के लिए। ऐसे हमें एक टेबल और बनानी है। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ जो मैंने रफ कैलकुलेशन। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल कैसे बनेगी। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए टेबल बनाई जा रही है एक्स वाई। तो एक बार क्या करता है, y की वैल्यू 0 पुट कर देता है, पुट y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2x इक्वल टू -12। ये हो गया 0 माइनस 2x इक्वल टू -12। x की वैल्यू हो जाएगी -12 बाय -2, माइनस से माइनस कटा, 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6, y क्या लिया था 0। ऐसे ही इस बार x 0 ले लो, पुट x इक्वल टू 0। तब मैं x 0 लूंगा तो ये 3y माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू -12। 3y ये तो 0 हो गया इक्वल टू -12। y की वैल्यू आ जाएगी -12/3, कैंसिल आउट किया, y की वैल्यू आ गई -4। तो y की वैल्यू -4 जब x की वैल्यू 0 हो। तो देखिए दोनों टेबल तैयार हो गई। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये स्केल पे नहीं है जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये रफली है। ये हो गया 1 2 3, 1 थोड़ा इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 ये तो ऑरिजिन है 0,0, -2 -3 -4 -5 -6। तो देखिए पहला पॉइंट है 0,2। 0,2 कहाँ पर होगा? 0,2 होगा y एक्सिस पर। तो ये रहा 0,2 0,2। फिर है 6,0, ये x एक्सिस पे होगा, ये रहा 6,0 6,0। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंटों से पास होके जाएगी। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है। ऐसी कुछ लाइन होगी। ओके, तो पहली लाइन ड्रॉ हो गई। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करना है। दूसरी लाइन है, ये किससे पास होगी? 6,0 6,0, तो ये रहा यही पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है 0,-4 0,-4, ये रहा 0,-4। तो एक लाइन पास करनी है इन दोनों पॉइंटों से। तो कुछ ऐसे लाइन चली जाएगी। तो देखिए हर वो पॉइंट जो इन लाइन पर लाई कर रहा है वो इस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वैसे ही हर वो पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहा है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है 6,0 दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट दोनों ही लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। तो हमसे बोला गया था कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो कंसिस्टेंट था, देखिए सिस्टम इज कंसिस्टेंट। उसके बाद बोला गया था सॉल्व ग्राफिकली, तो हमने ग्राफिकली सॉल्व भी कर दिया। जहां पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये रहा। पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 7x - 2y = 5 एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 8x + 7y = 15। आपको सॉल्व करनी है एंड वेरीफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी करोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है? गिवन में पहली इक्वेशन दी है 7x - 2y = 5 और सेकंड इक्वेशन दी है 8x + 7y = 15। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो देखिए आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब है आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे होगा? हम लगाने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है? आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। वो कोफिशिएंट सेम कैसे होगा? देखिए मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से तो ये बन जाएगा 14 और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो ये बन जाएगा 14
और फिर ऐड करके y एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7 से मल्टीप्लाई करा और राइट हैंड साइड भी 7 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 49x माइनस 14y इक्वल टू 35। ऐसे ही मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये हो जाएगा 16x 14y इक्वल टू 30। इसको मान लिया इक्वेशन 3, इसको मान लिया इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं। 49x माइनस 14y इक्वल टू 35। अभी तक हम सब्ट्रैक्ट करते थे, पहले जो मैंने सवाल कराए थे, क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्ट करने से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा था, इस बार ऐड करने से हो रहा है। तो ये हो गया 16x प्लस 14y इक्वल टू 30। ऐड कर दीजिए, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का ये ऐड करोगे क्या आ जाएगा 15 का एक कैरी गया 65x और ये हो जाएगा 65। x की वैल्यू आ जाएगी 65 बाय 65, कैंसिल आउट करके x की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब x की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, मैं 1 में पुट करूंगा। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जहां पर x है वहां पर 1 रखा, ये हो जाएगा 7, ये प्लस का है वहां पर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2y इक्वल टू -2, y की वैल्यू आ जाएगी -2 बाय -2, कैंसिल आउट करके 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। अब कहा जा रहा है, ये तो सॉल्व किया, अब कह रहा है वेरीफाई योर आंसर, वेरीफाई भी करना है। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला रीजन इरेज कर दूंगा। तो x भी बनाया और y भी बनाया। अब देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे। तो दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कीजिए, दोनों इक्वेशन ट्रू हो जानी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाना चाहिए। तो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x की जगह 1 पुट करा, y की जगह भी 1 पुट करा, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, तो ये तो ट्रू हो गया, 5 इक्वल टू 5 होता है। ऐसे ही पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में भी x की जगह 1 पुट करा, y की जगह 1 पुट करा, और ये हो गया 8 प्लस 7 इक्वल टू 15, 15 इक्वल टू 15, ये भी ट्रू, क्योंकि 15 15 के इक्वल होता है, हैंस वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया, जो हमारी x की वैल्यू निकली है और जो y की वैल्यू निकली है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। तो देखिए आपको दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी है। पहली लीनियर इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 और सेकंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब है क्या इनका सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी हो, क्या सॉल्यूशन है। अगर है इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में आपको क्या दिया है, गिवन में आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी है 2 वेरिएबल में, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 पहली, दूसरी 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। तो आपको पता होगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को इससे कंपेयर करा जाता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
अब बताइए अगर आप कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग A1 क्या होगा, A1 क्या होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1। ऐसे ही B1 क्या होगा, B1 होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -2। C1 क्या होगा, C1 होता है पहली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, ना x का कोफिशिएंट है ना y का कोफिशिएंट है, तो यह है 4। ऐसे ही A2 क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2। B2 क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -1। C2 क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, ना x का कोफिशिएंट है ना y का कोफिशिएंट है, ये हो गया -4। अब रेशियो निकालते हैं, A1 by A2 1/2, B1 by B2 -2 by -1, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 2। तो क्लियरली दिख रहा है A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इसका मतलब है सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब अगर कहा गया है अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है तो पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x - 2y + 4 = 0। इसकी टेबल बना रहे हैं, x वर्सेस y टेबल, यहाँ पर x यहाँ पर y। तो देखिए एक बार x को 0 रख लीजिए, पुट x = 0, तो ये हो जाएगा 0 - 2y + 4 = 0। ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ये 0 ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 2y, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड, 4/2 कैंसिल आउट करके y की वैल्यू आ गई 2। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y आएगी 2। इस बार क्या कीजिए, इस बार y की वैल्यू 0 ले लीजिए, पुट y = 0। तो x - 2 × 0 + 4 = 0, x ये तो 0 हो गया, +4 = 0, x - 0 x, और ये 4 उधर चला गया -4, तो -4 और y की वैल्यू 0। तो पहली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए हमने टेबल बना ली। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए टेबल बनाते हैं। तो देखिए ये टेबल यहां पर बना देता हूं। दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, 2x - y - 4 = 0। तो फिर से एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे, तो पुट x = 0, तो ये हो जाएगा 2 × 0 - y - 4 -y - 4 = 0। ये तो 0 हो गया, और ये हो गया -y = +4 और y की वैल्यू आ गई 4। तो x की वैल्यू 0 पे y आ रहा है 4, x की वैल्यू 0 पे y आएगा -4, ये माइनस भी उधर चला जाएगा। तो ये y एक्सिस ड्रॉ की, x एक्सिस यहाँ पर मार्क देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2। ग्राफ पेपर पे आपको बराबर गैप पहले से ही विजुअल होंगे, स्केल वगैरह से भी ड्रॉ कर सकते हो आप। 3 4 5 6 7 8, ये 0,0 यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट है 0,2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, मतलब y एक्सिस पे होगा ये रहा पॉइंट 0,2। दूसरा हमें पॉइंट चाहिए है -4,0, ये x पर होगा, x एक्सिस पे होगा, -4,0 ये रहा। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इनसे पास होगी, मैंने रफली ड्रॉ करी है, स्केल पर नहीं है। एक लाइन जो इन दोनों से पास हो रही है। ओके, इसे थोड़ा सीधा बनाता हूं, ऐसी कोई लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद
दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए देखते हैं 0 -4, 0 -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ये रहा पॉइंट 0 -4। ये क्या था 0,2, ये पॉइंट था -4, 0, यह 0, -4 और यह 2,0, 2,0 ये रहा। तो ये लाइन कुछ ऐसे पास होगी, ये लाइन टेढ़ी है, इसे थोड़ा सीधा करता हूं तो कुछ ऐसे ओके। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ से 4 पर है, यहाँ से भी नियरली 4 पर, ये मैंने स्केल पे नहीं बनाया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो ये हो गया 4,4। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है वो पॉइंट जो दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दे। जो पॉइंट पहली लाइन पर है वो पहली लाइन का सॉल्यूशन है, जो पॉइंट दूसरी लाइन पर है वो दूसरी लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब अगर कोई पॉइंट दोनों लाइन पर लाई कर रहा है तो वो दोनों लाइन की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा, इसलिए सॉल्यूशन होगा 4,4, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी 4। Number 7. 3 years ago, Ragini was thrice as old as Rashmi. 10 years later, Ragini will be twice as old as Rashmi. How old are Ragini and Rashmi? Okay. मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। 2 गर्ल्स है, एक का नाम है रागिनी, एक का नाम है रश्मि। समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि दोनों बहन हैं। सवाल के जवाब में कोई अंतर नहीं आएगा, ये बात मानने से या ना मानने से कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रागिनी की एज 3 साल पहले रश्मि की एज की 3 गुनी थी। रागिनी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज रश्मि, और एक अब की बात है 3 years अगो। अभी जो उनकी एज है प्रेजेंट एज, उससे 3 साल पहले रागिनी रश्मि से 3 गुना ज्यादा एज की थी। 10 years later, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद रागिनी विल बी ट्वाइस, रागिनी की एज डबल हो जाएगी एज ओल्ड एज रश्मि, रश्मि की एज से। हाउ ओल्ड आर रागिनी एंड रश्मि, यहाँ पर पूछा जा रहा है रागिनी और रश्मि की प्रेजेंट एज क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रागिनी, रागिनी की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x ईयर्स। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, रश्मि की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं y ईयर्स। तो देखिए 3 years अगो, 3 years अगो, 3 साल पहले एज ऑफ रागिनी, रागिनी की एज क्या रही होगी 3 साल पहले, x - 3 years, x - 3 years। और एज ऑफ रश्मि, रश्मि की एज क्या रही होगी y - 3 years, y - 3 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रागिनी की एज रश्मि की एज की 3 गुनी है, रागिनी की एज रश्मि की एज की 3 गुनी है। तो अगर मैं रश्मि की एज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की एज बराबर हो गई। रागिनी की एज ये रही 3 साल पहले, रश्मि की एज से जो 3 साल पहले की थी उससे 3 गुनी थी। तो रागिनी की एज 3 गुनी है, तो मैंने रश्मि की एज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की एज बराबर हो गई। अब इसे सॉल्व कीजिए, x - 3, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा -9, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। x - 3 - 3y, ये हो जाएगा प्लस का 9 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x पहले y वाला आएगा -3y x के बाद और कांस्टेंट से पहले, ये सॉल्व होके हो जाएगा प्लस का 6 = 0। इसको मान लिया इक्वेशन 1। ऐसे ही 10 years later, 10 साल बाद एज ऑफ रागिनी क्या हो जाएगी, एज ऑफ रागिनी 10 बढ़ जाएगी तो x + 10 years, x + 10 years। ऐसे ही एज ऑफ रश्मि, रश्मि की एज कितनी हो जाएगी, y + 10 years, y + 10 years। अब एक चीज देखिए कि बोला जा रहा है रागिनी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रश्मि, रागिनी की एज अभी भी रश्मि की एज की डबल है,
डबल का मतलब क्या, रागिनी की एज डबल है रश्मि की एज से, तो रश्मि की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों की एज बराबर। ये हो जाएगी x+10, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा प्लस का 20, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। x+10 - 2y - 20 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, पहले x फिर y वाला टर्म, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। x ये वेरिएबल है और इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 ये रही, 1x - 2y - 10 = 0। अब तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का 1x है, ये माइनस का 1x है, तो ये तो कैंसिल हो गए। ये माइनस का 3y, ये प्लस का 2y, नीचे वाला साइन देखना, ये साइन चेंज हो चुका है, तो माइनस का y, ये प्लस का 6, ये प्लस का 10, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 10 प्लस का 16 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये y उधर चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 16, और क्योंकि y एज था, y थी एज, तो y = 16 ईयर्स। y क्या थी, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, तो रश्मि की एज आ गई। अब y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो पुट y = 16 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं y की वैल्यू 16, तो x - 3, y की जगह 16 + 6 = 0, x माइनस ये हो जाएगा 48, मल्टीप्लाई कर दिया, +6 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 42 = 0, और x की वैल्यू आ जाएगी 42 ईयर्स। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज पता लग गई। अब वो प्रेजेंट एज कितनी है, रागिनी की है 42 ईयर्स और रश्मि की है 16 ईयर्स। ओके, तो देखिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। Hence present age of रागिनी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x थी और x की वैल्यू आई है 42, तो 42 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि की प्रेजेंट एज हमने मानी थी y, और y की वैल्यू आई है 16, तो ये हो जाएगी 16 ईयर्स। अब आप वेरीफाई कैसे करोगे कि सही है या गलत है, तो वेरीफाई आप कैलकुलेशन से नहीं करोगे, कैलकुलेशन चेक कर रहे हो, क्या पता आपने इक्वेशन ही गलत बनाई हो, आप वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से वेरीफाई करोगे। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्या थी, कहा जा रहा है 3 साल पहले रागिनी की एज रश्मि की एज की 3 गुनी थी, तो 3 साल पहले रागिनी की एज कितनी रही होगी, 3 घटा लीजिए, 3 सब्ट्रैक्ट करा, 42 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 39, और 3 साल पहले इसमें से भी 3 घटा ले देते हैं, 3 घटाएंगे तो 13। हाँ, तो रागिनी की एज रश्मि की एज की 3 गुनी थी। उसके बाद कहा गया था 10 साल बाद रागिनी की एज डबल रह जाएगी, तो 10 साल बाद रागिनी की एज कितनी हो जाएगी, 10 साल बाद 52, और रश्मि की एज 10 साल बाद 26, तो हाँ डबल रह जाएगी, तो हमारा सही है। ये जो हमारी वैल्यू आई है x और y की, ये सही है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, इन अ केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% acid solution and some quantity of 25% acid solution. How much of each should be mixed to make 10 liter of 40% acid solution? Okay, तो देखिए केमिस्ट्री लैब में 2 तरह के एसिड सॉल्यूशन है। एक एसिड सॉल्यूशन वो है जिसमें 50% एसिड है। 50% एसिड का मतलब है अगर आपने 200 ml सॉल्यूशन निकाला तो उसमें 50% मतलब आधा, तो 100 ml एसिड होगा। एक तो ऐसा सॉल्यूशन है केमिस्ट्री लैब में, और जो दूसरा सॉल्यूशन है एसिड सॉल्यूशन, उसमें 25% एसिड है। इसका मतलब है अगर आपने 200 ml
एसिड सॉल्यूशन निकाला तो 200 ml का 25% मतलब 1/4, तो 50 ml उसमें एसिड होगा। तो एक केमिस्ट्री लैब में दो तरह के एसिड है, एक एसिड सॉल्यूशन में 50% एसिड है और दूसरे एसिड सॉल्यूशन में 25% एसिड है। अगर मैं 100 वाले एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आप ये वाला सॉल्यूशन यूज करोगे एसिड सॉल्यूशन, अगर आपने 100 ml एसिड सॉल्यूशन लिया तो उसमें 50 ml एसिड होगा, और जो दूसरा एसिड सॉल्यूशन है अगर वो आपने 100 ml लिया तो उसमें 25 ml एसिड होगा। तो दोनों को मिक्स किया गया, आपसे पूछ रहा है हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड, दोनों कितनी कितनी क्वांटिटी में मिक्स किए जाएं ताकि 10 लीटर टोटल बन जाए सॉल्यूशन और वो 40% एसिड सॉल्यूशन हो। आपसे बोल रहा है पहला सॉल्यूशन जो 50% एसिटिक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन जो 25% एसिटिक सॉल्यूशन है, वो कितनी कितनी क्वांटिटी में मिक्स किए जाएं कि 10 लीटर सॉल्यूशन बने और वो 10 लीटर सॉल्यूशन में 40% एसिड हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लेट क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन, मैंने मान लिया जो 50% एसिड सॉल्यूशन है उसकी x क्वांटिटी हमें चाहिए, x लीटर, क्योंकि लीटर में दिया हुआ है। ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन की मैंने मान ली क्वांटिटी जो मिक्स की जाएगी y लीटर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y जोड़ के आना चाहिए 10, क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि ये मिला के हमें 10 लीटर सॉल्यूशन चाहिए और 10 लीटर में 40% एसिड होना चाहिए, तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई। दूसरी, एसिड हमें कितना चाहिए 40%, तो अगर मैंने 50% एसिटिक सॉल्यूशन x लीटर लिया है तो उसमें एसिड कितना होगा x इंटू 50/100। अगर टोटल x लीटर आपने लिया है तो x लीटर का 50% यही होगा। तो अगर आपने x लीटर सॉल्यूशन लिया, कौन सा सॉल्यूशन 50% एसिटिक सॉल्यूशन, 50% एसिड सॉल्यूशन, तो उसमें एसिड कितना होगा x का 50%। ऐसे ही अगर आपने y लीटर सॉल्यूशन लिया है 25% एसिड सॉल्यूशन, तो उसमें एसिड कितना होगा y का 25%। और ये जो टोटल है ये बन कितना गया, ये टोटल एसिड कितना हो गया, ये एसिड हुआ है 10 लीटर का 40%, ये एसिड कितना हो गया 10 लीटर का 40%, मतलब इतना एसिड हो गया। पहले 50% एसिड सॉल्यूशन में कितना एसिड था ये भी पता लग गया, फिर 25% एसिड सॉल्यूशन जो हमने y क्वांटिटी में मिक्स किया उसमें कितना एसिड था ये पता लग गया, और ये दोनों एसिड मिल जाएंगे तो जो एसिड आएगा वो आएगा कितना 10 लीटर का 40%। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, x ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, तो और अपॉन में 2, तो x/2 1/4, ये हो जाएगा y/4 इक्वल टू, ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा 4। अब देखिए एलसीएम लेके हो जाएगा 4, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो हो गया 2x, 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई करा, ये मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, डिवाइड में तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 × 4 2x + y = 16, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को घटा दें इक्वेशन 2 में से, ये वाली चीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको अपनी नोटबुक पे नीचे लिखनी है। तो 2x + y = 16, इसमें से इक्वेशन 1 घटेगी, x + y = 16, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, 2x में से 1x गया तो x आ गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, प्लस का y है माइनस का y है, ये हो जाएगा 6, तो ये आ गया x की वैल्यू 6 लीटर्स। ऐसे x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, पुट x = 6 इन इक्वेशन 1, तो 6 + y = 10
y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू भी आ गई 4 लीटर्स। तो इसका हमें जवाब मिल गया कि क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन कितनी होगी 6 लीटर्स, और क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन होगी 4 लीटर्स। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए। बाकी भी मैंने और क्वेश्चन देखे थे पर वो सेम इसी टाइप के थे, पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके सजेशन का भी मैं इंतजार करूंगा।